नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी जुड़ गए हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। तो आदि जी, ट्रंप तो शी जिनपिंग को महान नेता बता गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपसे दोस्ती बड़ा सम्मान की बात है। तो आज ताइवान वालों को ठीक से नींद आ पाएगी? हाँ सर, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ताइवान वालों को नींद आएगी। देखिए सर, इसको थोड़ा ओवर एनालाइज कर रखा है लोगों ने, एंड मैं थोड़ा सा कॉशन फेंकूंगा विंड के अंदर, क्योंकि देखिए सर, एक चीज होती है ग्रेट पावर गेम्स, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे विक्रम सूद साहब हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है ग्रेट पावर गेम्स करके। बहुत अच्छी किताब है, काफी आजकल की जो जियोपॉलिटिक है उसके अंदर आपको बड़ी आराम से दिख जाएगी। ग्रेट पावर गेम्स का सर मतलब क्या होता है कि जो एक पावर होती है जो बैठी है गद्दी के ऊपर, उसको उड़ाने के लिए नई नई पावर्स बाहर निकलती हैं। अब जो नई नई पावर उभरती हैं सर, उनके 2-3 तरीके की पावर्स होती हैं। वो एक होती है वो पावर जो बोलती है भैया पूरा सिस्टम ही खराब है, उखाड़ के फेंक दो, एंड मैं आऊंगा, मैं पूरा दोबारा अपना सिस्टम बनाऊंगा और वो सिस्टम मेरा होगा। तो एक जो दुनिया में पावरफुल है उसको हटा के दूसरा वाला बैठ जाता है। तो बोलते हैं ना, एक राजा को हटाया दूसरा राजा बैठ गया। चाइना कुछ ऐसी पावर है, और चाइना को अगर आप याद करें, बढ़ाया किसने था? वो अमेरिका नहीं बनाया। और ये चीज अमेरिका बड़ा क्लियरली बोलता है कि हमने इतनी अपॉर्चुनिटी दी, हमने इतना सब कुछ दिया चाइना को, चाइना देखो आज हमको यहाँ दिखा रहा है। और जब भारत में आते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे आपके साथ। तो आप इसको अगर देखें, ये जो दो ग्रेट पावर्स हैं इस टाइम पे, ये लोग आके बेसिकली एक दूसरे से ऐसी जगह पे खड़ी हुई है जहां एक दूसरे को चैलेंज कर रही है। अब चाइना की तरफ से पहले देखते हैं, उसके बाद अमेरिका की तरफ से देखेंगे। चाइना ने तो चैलेंज करा सर अमेरिका को, और अमेरिका के जो सिस्टम को 2012 में जब शी जिनपिंग आया था। ऑल्दो चाइना ने सोचा था कि हम चैलेंज करेंगे, अगर आप डेंग जियाओपिंग के जमाने पे जाएंगे, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था 2049 से पहले हम किसी को कभी चैलेंज नहीं करेंगे। उनका ये प्लान था कि भाई जब हम 2039 पे पहुंच के हमारा पूरा सिस्टम विस्टम एकदम सेट हो जाएगा, हम विकसित चाइना बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम चैलेंज करेंगे, उससे पहले नहीं करना। तो उनका जो गेम होता था उसका नाम वो उन्होंने रखा था एक स्टेटमेंट के हिसाब से, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। कि अपनी जो ताकत है उसको कभी दुनिया को दिखाओ मत, क्योंकि फिर दुनिया इकट्ठी हो जाएगी आपके अगेंस्ट में और आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे। और अपना समय बनाओ, अपना देश बनाओ, अपने अंदर काम करो पहले। अब जब शी जिनपिंग साहब आए, उन्होंने बोला कि साहब इतना टाइम तो है नहीं, मेरे को अपने सामने ये सब चीजें करनी है। तो उन्होंने सिस्टम को चैलेंज करा 2012 में, और उसके बाद अगर आप चाइना का ग्राफ देखेंगे 2012 से वो नीचे गिरना शुरू हो गया, क्योंकि चाइना में इतना दम नहीं था कि वो पूरा ग्लोबल सिस्टम को चैलेंज कर सके। लेकिन चाइना के पास कुछ जो बोलते हैं ना ताकतें थी। ताकतें क्या थी सर? मैन्युफैक्चरिंग पे चाइना ने पूरी तरह से दुनिया में कब्जा कर रखा था। लो एंड से हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का बहुत बड़ा दबदबा हम सबको दिखता है। यहां तक कि अमेरिका की जो लागत है और जो उसका जो सामान यूज होता है अमेरिका के अंदर, वो बहुत ज्यादा कुछ चाइना से बन के आता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था सर? कि ट्रंप साहब की जो क्या नाम है, वो जो वो टोपी है ना, वो क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो टोपी है, वो भी चाइना में बनती है। ठीक है, तो इतनी डेप्थ है चाइना की अमेरिका के अंदर। अमेरिका का जो फ्रंटलाइन फाइटर है सर, जो F-35 है, उसके टायर के जो एलॉयज हैं और जो इंजन के एलॉय हैं, वो सारे चाइना से बन के आते हैं। और चाइना ने छल कपट सब लगा के बेसिकली अपने आप को बढ़ाया। उन्होंने चोरी चपाटी के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने बोला जो चीज दिख रही है, जो चीज मिल रही है उठा लो, चोरी करना है चोरी करो, जो करना है करो, हमको अपना सामान चाहिए। तो उन्होंने फटाफट अपने आप को बढ़ाया। और अगर आप देखें 2017-18 तक सब लोग चाइना चाइना, मस्त मस्त चाइना चाइना, बढ़िया बढ़िया, सब लोग ये सब करते थे। हमारे भी वही था, हमारे में भी एक ब्लाइंडर लगे हुए थे। मोदी जी ने काफी कोशिश करी कि भाई हम
चाइना से अच्छे रिलेशन करें, यहाँ पर वो मलेश्वरम में लेके गए, इधर हुआ उधर, बहुत कुछ जो चीजें हिस्ट्री में है सामने। 2020 में चाइना की तरफ से जब कोविड आया तो दुनिया ने एक सवाल उठाया कि यार ये कितना कमीना आदमी है, क्योंकि चाइना ने एक गलती करी कि जब उसके पास कोविड आया हुआ था उसने अपने अंदर की फ्लाइट बंद करके दुनिया भर की फ्लाइटें ऑन कर दी थी। उससे हुआ क्या, वो जो कोविड था पूरी दुनिया में फैल गया और सबने सवाल पूछने शुरू करे कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो भैया हम सबको मारने के चक्कर में। तो वहां से चाइना के ऊपर जो एक ट्रस्ट था वो धीरे धीरे करके हटना शुरू हुआ और आपने देखा उस टाइम पे भी ट्रेड वॉर शुरू हुई अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम पे राष्ट्रपति थे और उनके साथ चाइना की ट्रेड वॉर शुरू हुई। उस समय के बाद जो एक स्ट्रैटेजी निकली जिसका नाम था China+1, कि भाई चाइना के पास हम सामान बताएंगे लेकिन हम और जगहों से भी सामान लेंगे। तो उसमें आता है भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, बहुत सारे देश आते हैं। सो China+1 स्ट्रैटेजी पे हुआ। अब चाइना को ये भी पता है कि ये भारत, मलेशिया, ये जितने हैं वो उनके साथ भी उनका बड़ा ट्रेड है, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करा उसने। तो आप देखें भारत से झगड़े करे, साउथ चाइना सी में झगड़े करने शुरू कर दिए, तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि भैया आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे को ये सीधा विदा नहीं कर सकते। यहां पर आया, फिर ट्रंप गया और जो बाइडेन की सरकार आई जहां पर चाइना के साथ एक बड़ा लूज था, बड़ा नॉर्मल था, ये सब चीजें करी। लेकिन इन लोगों ने जो चीज करी कि जहां पर रशिया के साथ लड़ाई करी। रशिया के साथ लड़ाई में क्या हुआ, रशिया और चाइना पास चले गए, ठीक है। वहां पर एक ग्रुप बना और ब्रिक्स और ये सब चीजों की बातें, जो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो धीरे धीरे करके उभरनी शुरू हो गई। और जिस तरह के सैंक्शंस इन लोगों ने लगाए रशिया के ऊपर, उससे सब दुनिया ने बोला कि यार ये तो साले ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मल्टीपोलर बनाओ। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो था उसके बारे में बातें शुरू होनी शुरू हो गई। वहां पर भारत उभरा एक पावर से, जब आपने वैक्सीन का गेम खेला, ये सब करा, भारत उभरा, भारत ने तेल का गेम खेला, तो भारत भी एक पावर बन के उठा। चाइना ने उसका दोबारा हमला करा वापस अमेरिका के ऊपर, कहां पर, इजराइल में, हमास के साथ। ईरान के थ्रू उसने इजराइल पे हमला करा, हमास के थ्रू, कि यार अमेरिका को जितना टाइम इन चीजों में फंसा के रखोगे उतना समय मुझे मिलेगा अपने आप को गेम खेलने के लिए। एंड उस बीच में उसने एक कैपेसिटी बनानी शुरू करी जिसका नाम था रेयर अर्थ। उसने बोला यार ये रेयर अर्थ और ये एलॉय, मैग्नेटिक एलॉय के बिना तो दुनिया चल नहीं सकती, तो मैं अपनी जरा स्ट्रेंथ यहां पर पकड़ता हूं, कल कहीं अमेरिका मेरी पूंछ पकड़े तो मैं भी उसकी पूंछ पकड़ लूंगा। ये रियलाइजेशन तब तक नहीं हुई जब तक अमेरिका ने, अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप जब वापस आया उसने टैरिफ लगाए। जहां उसने टैरिफ लगाए चाइना ने रेयर अर्थ बंद कर दिए। अब रेयर अर्थ बंद करे तो अमेरिका ने इधर उधर देखा कि भाई ये तो गड़बड़ी होगी। और रेयर अर्थ देखिए सर, बड़े बोलते हैं ना, बिग बॉयज गेम है वो। जो छोटे देश हैं जो भी बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को भी रेयर अर्थ चाहिए, बट हमारी सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, तेल, खाना और ये सब चीजें, एनर्जी। तो अमेरिका ने बोला एक काम करते हैं, हम एनर्जी सोर्सेस को जरा अपने पास पकड़ते हैं, क्योंकि चाइना के पास एनर्जी नहीं है। तो उसने जाके पहले वेनेजुएला को पकड़ा जो चाइना को तेल बेचता था, और जाके उसने ईरान को पकड़ा जहां से चाइना तेल लेता था। अगला टारगेट आपका मलाक्का स्टेट्स के आसपास, इंडोनेशिया, मलेशिया के रीजन में कहीं ना कहीं रहेगा। वहां पर अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा। और ये थाईलैंड, कंबोडिया का जो झगड़ा हुआ था वो आपको एक हिंट दे रहा है उसमें। इसी बीच में इन्होंने ईरान का खेल खेला। ईरान के खेल से पूरा एनर्जी दुनिया का ऊपर नीचे हो गया। लेकिन जो भी कह लीजिए, अमेरिका के पास एक कंट्रोल आया, जो नया एक मल्टीपोलर एनर्जी ऑर्डर निकला, उसमें अमेरिका का काफी बड़ा भारी हाथ था। तो अमेरिका को यह पता चला कि अगर ये अभी मेरा रेयर अर्थ बंद करेगा तो मैं इसके तेल के ऊपर काफी हमला कर सकता हूं। तो उसको एक चीज वो दिखी। तो इस लेवल पे आके दोनों ने अभी मिलने की बात करी है, एक दूसरे को गेज करने के लिए। मतलब क्या सर, कि भाई तेरे पास कितना दम है, मेरे पास कितना दम है। अब आप इसको देखें, जो लोग उनके साथ गए हैं ट्रंप के साथ, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई ये है कोई वो है, सब लोग बोल रहे हैं जी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। बिजनेस के लिए नहीं गए सर, ये एनालिसिस के लिए गए। वहां पर लोगों से मिलेंगे, सब करेंगे, बातें करेंगे, पूछेंगे भाई अच्छा ये आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, अच्छा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, तो वो चीजें होंगी। और दोनों लीडर्स एक दूसरे को गेज कर रहे हैं।
तो ये आपको दिखता है इसके अंदर कोई डील डूल बाहर नहीं निकलेगी। अब इसके अंदर कुछ विक्ट्री अमेरिका को भी दिखेगी, कुछ विक्ट्री चाइना की भी दिखेगी। ताइवान के ऊपर ट्रंप थोड़ा चुप रहेगा, ईरान के ऊपर चाइना उसकी मदद करेगा। अब थोड़े टाइम पहले स्टेटमेंट आया, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, और स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को ईरान को खोलना चाहिए। ये दो स्टेटमेंट दे दिए। कहने को तो चाइना अमेरिका के साथ खड़ा हो गया, और दूसरी जगह पे जहां पर चाइना से कुछ डिस्काउंट मिला तो अमेरिका चाइना के साथ खड़ा हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को गेज कर रहे हैं कि भाई कौन कितना डेप्थ में है, और इमीडिएट जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे के देशों को, उसको थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में एक 1939 में सर, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, एक पूरा साइन हुआ था हिटलर और स्टालिन के बीच में। ठीक है जी, उसको आप अगर आप देखें, जो सोवियत जर्मन पैक्ट हुआ था उसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी नॉन एग्रेशन की, कि हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। उसमें चेकोस्लोवाकिया को बांट दिया गया, फिनलैंड का पूरा गेम हुआ, वो सब चीजें हुई। तो इनिशियली दोनों ने अपने आप को एक एडजस्ट करा और बोला कि साहब मैं अभी इस तरह लड़ रहा हूं, स्टालिन ने बोला मेरे पास इतना दम नहीं है, ठीक है थोड़ा टाइम ठंड मचाते हैं, मैं अपना दम बनाता हूं, वो अपना उधर पे वॉर खत्म करेगा, क्योंकि हमको पता है हम आपस में आके बाद में लड़ेंगे। तो ये समय तेरे लिए भी ठीक नहीं है, मेरे लिए भी ठीक नहीं है, चल एक एक कदम पीछे ले लेते हैं। ये उस तरह की कुछ सेटिंग दिख रही है आपको, जहां पर ये दोनों लीडर्स एक दूसरे को गेज करने आए हैं किसका अपर हैंड है। यहां पर अपर हैंड अमेरिका का ही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट अमेरिका की कुछ करतूतें हुई हैं जिससे अमेरिका का अपर हैंड थोड़ा सा हिला है। चाइना उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, अमेरिका दूसरी तरफ से अपने आप उसके ऊपर पेलने की कोशिश करेगा उसको। आरफा खानूम शेरवानी की लैंग्वेज अगर मैं यूज करूं, पेलने की। तो ये पूरा जो आपको गेम दिखता है ये वो है सर। ये बताइए, जिन मनोरथ के साथ बीजिंग पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो मनोरथ कितने पूरे हुए हैं? एक तो रेयर अर्थ को लेकर के, मिनरल एयर अर्थ को लेकर के उसका था कि किसी तरीके से बात की जाए। शायद ईरान पर भी चर्चा करनी थी, हालांकि ये भी कहा था कि ईरान में चीन की हमें सलाह की दरकार नहीं है, हम तो खुद ही जीत लेंगे ऐसे या वैसे। लेकिन अभी व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी हुआ है, अभी तक चीन चुप है इस बयान पर। उसमें कहा गया है कि एक तो हॉर्मुज खोलने पर सहमति हुई है, खुलना चाहिए हॉर्मुज, ये तो सभी चाह रहे हैं खुलना चाहिए, लेकिन नहीं खुल रहा है, उसके भी कुछ कारण होंगे। दूसरा ये कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, इस पर चीन राजी हुआ है। क्या इस पर यकीन किया जा सकता है कि चीन ने ऐसी कोई सहमति दे दी होगी? देखिए सर, ये दोनों अभी अपने अपने जो ऑडियंस है उसको समझाएंगे। अब आप थोड़ा सा देखिए, अमेरिका थोड़ा सा फंसा हुआ है वहां पर। उसको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए सर? उसको लॉन्ग टर्म में ये चाहिए कि ईरान पूरी तरह से हारे भी ना और जीते भी ना, क्योंकि अगर पूरी तरह से ईरान लेट जाता है तो फिर अमेरिका का जो क्या नाम है, जो वर्चस्व रहेगा पश्चिमी मध्य एशिया के अंदर, पश्चिमी एशिया के अंदर, वो पूरी तरह से उसका कोई जरूरत नहीं होगी। तो ईरान का एक जो खतरा है वो बना के रखना है सर, बट ईरान को इतना तगड़ा नहीं छोड़ना कि वो दुनिया को और अमेरिका के जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा दूर रखे। चाइना ये चाहता है कि भाई उसकी तेल के ऊपर कुछ ना कुछ ना हो। तो जैसे मैंने बोला, कुछ समय तक वो एक किसी एग्रीमेंट पे आके बैठेंगे, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से बता रहा हूं 2 हफ्ते के बाद ये ईरान के मुद्दे के ऊपर फिर से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू हो जाएंगे। ट्रंप के जो सेनेटर हैं लिंडजी ग्राहम, पाकिस्तान की तो उन्होंने चड्डी उतारी, वो तो था ही था। आज उन्होंने चाइना पे एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपके टैरिफ करके आपकी पूरी इकोनॉमी उड़ा देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं सर, ये पहले प्री डिसाइडेड स्टेटमेंट्स होते हैं। अच्छा भाई तू ना
ताइवान के ऊपर ज्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा मत बोलियो, मैं ईरान पे कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो हमारी बात है उसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। बट यहां पर कुछ चीजें आपको थोड़ा खुले में देखनी पड़ेंगी सर। अमेरिका ने जिस तरह से और डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़बोलेपन ने आके बोला था मैं एक दिन में रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म कर दूंगा, वो कर नहीं पाया। ठीक है, अब उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इन्होंने बोल तो दिया था इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन एक्चुअली में अमेरिका यूक्रेन की वॉर को खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक यूक्रेन की वॉर चलती है यूरोप प्रेशर के अंदर रहता है और यूरोप अमेरिका के पीछे घूमता रहता है, सर हथियार दे दो, सर हथियार दे दो, तो उसको वो चाहिए। लेकिन यूरोप इधर उधर भी देख रहा है, आप देख रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। पश्चिमी एशिया के अंदर मैंने आपको बताया कि साहब अगर अमेरिका पूरी तरह से ईरान को पूरी तरह से हरा देता है तो फिर उसका खतरा खत्म हो जाएगा और फिर अमेरिका का वर्चस्व बचेगा नहीं वहां पर, तो वो भी नहीं चाहता। सबसे बड़ा चीज क्या है सर, अमेरिका का जो डेट है $40 ट्रिलियन का जो उसका डेट है, वो उसको काफी झटके दे रहा है अभी। और चाइना के पास करीब $1-1.5 ट्रिलियन का डेट है जो उसको रिन्यू करना है। तो अमेरिका की वनरेबिलिटी है। चाइना इस समय पर देखिए साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से पूरी तरह से निकाल दिया गया है। पनामा कनाल के दोनों हिस्सों का, दोनों जो मुंह थे उसके, उसमें चाइना का पूरा होल्ड था, वहां से भगा दिया गया है। दक्षिण अमेरिका और वेनेजुएला के अंदर करीब करीब $150 बिलियन का इनका जो पैसा था वो पूरा गायब हो गया। ईरान के साथ $400 मिलियन की डील थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, वो पूरा चिक हो गया एकदम। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये पाकिस्तान में भी जो उसका एसेट्स लगे हुए थे वो भी एक तरीके से डुबो दिया अमेरिका ने। बांग्लादेश में यही हुआ। म्यांमार में अलग अलग झगड़ा चल रहा है जहां पर अमेरिकन घुस चुके हैं, जहां पर एक समय पर सिर्फ चाइना होता था। तो अमेरिका ने चाइना को काफी हद तक टाइट भी करा है। सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल दिखेगा यहां पर अमेरिका का क्वाड और इन चीजों से पीछे हटना और चाइना का ब्रिक्स से पीछे हटना। खैर वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है, बट उसने सिग्नल किया है। अमेरिका का भी सेम है, सिग्नल करा है कि भाई अच्छा क्वाड ऑकस थोड़ा साइड में रख लेते हैं, थोड़ा साइड में रख लेते हैं। तो अगर आप देखें जो ब्रिक्स समिट अभी हो रहा है उसमें चाइनीज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नहीं आए, राजदूत को भेज दिया। ठीक है, चाइना की तरफ से पहला ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर उसने मल्टीपोलर डिप्लोमेसी नहीं करी है। नहीं तो चाइना हमेशा डबल मैसेज भेजता है। तो यहां पर एक चीज चाइनीज को पूछनी चाहिए, भैया जब हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं तो आप रोते क्यों हो? आज आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत आपने यहां पर नहीं भेजा किसी को, जब हम यही करते हैं तो आप रोते क्यों हो? तो चाइना के पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो कई जगहों पे फंसा भी हुआ है। उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, अंदर शी जिनपिंग के अगेंस्ट में अभी आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं सर। मिलिट्री में जिस तरह से 200 के करीब सीनियर ऑफिसर्स को उसने उड़ाया है, हाँ एक तरफ से आप ये बोल सकते हो शी जिनपिंग इतना स्ट्रांग है कि वो उड़ा सकता है इन सब लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी पता चलता है कि जो उसका जो पूरा जो सीडी है, मिलिट्री की जो स्ट्रक्चर है, जो सीडी है, उसके जो रंग टूटे हुए हैं सर। और वो रंग जब टूटे हुए हैं तो चाइना एक अपने आप को आर्मी और मिलिट्री के स्ट्रेंथ के तौर से एक अपनी वीकनेस देखता है कि यार ये गड़बड़ है, हम लोग पूरा कर नहीं पाएंगे। तभी आप देखते हैं कभी वो ईरान के पास आया नहीं, ईरान से इतना नुकसान हुआ है उसको, बट फिर भी नहीं आया पास। और अगर ईरान का इतना था और तो चाइना को तो ताइवान ले लेना चाहिए था, ताइवान भी नहीं आया वो। यहां तक कि चाइना जिस तरह से ताइवान को तंग करता था, उसका जो मतलब जो जितनी बारी तंग करता था वो भी कम हो गई है। सो दोनों तरफ एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लेके बैठे हुए हैं वो लोग। इस समय पर वो एक दोनों से लड़ नहीं सकते, तो वो थोड़ा सा एक दूसरे को गेज कर रहे हैं कि भाई क्या हम एक दूसरे से थोड़ा समय ले सकते हैं, क्योंकि आपने मेरी दुम पकड़ी हुई है रेत के लिए और आपने मेरी दुम पकड़ी हुई है तेल गैस के लिए। सो दोनों ने एक दूसरे की दुमें पकड़ी हुई हैं। अब कौन पहले छोड़ेगा उसका झगड़ा है।
तो इसमें मिले हैं नहीं, अरे हम सब साथ में काम करेंगे, हम सब ये करेंगे, अब आ जाओ जो साथ में खाना खाते हैं, हमारी बीवियां देखो कितनी प्यारी लगती हैं साथ में, ये वो सब पूरा वो सब होगा। तो आप देखेंगे इसमें काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आएंगे कि साहब देखो चाइना ये करेगा अमेरिका के लिए, अमेरिका ये करेगा चाइना के लिए, ये सब होगा सर। लेकिन उन चीजों को विश्वास तभी कर सकते हैं जब आप एक्चुअली होते देखें। यहां पर मैं एक चीज और बोलूंगा सर, जिस तरह से अगर आप देखें कि जो आप, अच्छा मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली आपको समझाता हूं। यहां पर आप अगर दोनों पक्षों को देखें, ठीक है जी, दोनों पक्षों को अगर आप देखें, उनमें से एक चीज हमको दिखती है कि भाई दोनों पक्षों के पास एक ही चीज है कि मेरे को दूसरे को नीचे उतारना है। ठीक है सर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि भाई दोनों पक्षों को भैया हमको नीचे उतारना है, हम तो मैं हूं, बाकी सब कोई और कुछ नहीं है। अब जब आप ऐसे पोजीशन पे बैठे हो तो आप सोच क्या रहे हो कि मेरे को दूसरे को कंप्लीटली नीचे फेंकना है। अब उसमें होता क्या है सर, जब आप नीचे फेंकते हो, किसी को फेंकने की बातें भी करते हो, तो आपको भी फिर नुकसान होता है कि नहीं? तो अभी आप देखें यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन है, और दूसरी तरफ देखें जापान और चाइना के बीच में जो टेंशन है, वो एक सिमिलर जगह पे आके खड़ी होती है। चाइना की पीएलए ने आके एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल डाला, उन्होंने बोला कि जापान के पास 5500 न्यूक्लियर वेपन का माल पड़ा हुआ है, 5500। तो जो एक चाइनीज का देखिए सर, अब वो जैसे रेयर अर्थ का है, आपने सवाल पूछा, रेयर अर्थ में चाइना का 90% कैपेसिटी है दुनिया का। लेकिन अगर दुनिया की इकोनॉमी डब्बे में जा रही है तो चाइना बेचेगा किसको? एक्सपोर्ट मार्केट की एक ये वनरेबिलिटी होती है सर, अगर आपके पास खरीदार ना हो तो आप सोचिए, एक बंदे ने दुकान खोली है जंगल के बीच में, दुनिया के सबसे बेहतरीन चीजें बेच रहा है, बट कोई कस्टमर ही नहीं है, या कस्टमर कम आते हैं। अमेरिका की हालत यह है कि भैया उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री है, सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर इतना डेट है, इतनी बेवकूफी करी है, तो वो भी कुछ चाहता है इससे कि कुछ ना कुछ हो जाए। सो थोड़ा थोड़ा दोनों ढीला करेंगे एक दूसरे को, जहां पर थोड़ा इसको रिलीफ मिलेगा, थोड़ा इसको रिलीफ मिलेगा, और इसको बोलते हैं मूविंग फॉरवर्ड, कि भैया आगे जाके देखते हैं अभी क्या करना है। क्योंकि ये जो यूएस चाइना का कई लोग बोलते हैं जी G2 बन जाएगा, दुनिया को आधे आधे में बांट देंगे, क्या आपको लगता है कि रशिया और भारत जैसे बड़े बड़े देश मानेंगे उसको? बिल्कुल नहीं मानेंगे। सही बात। अब आप रशिया को देखिए, रशिया चाइना को नहीं बोलता भाई तेरे को जितने S-400 चाहिए ले ले यार, टेंशन क्या है, ले 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 ले, 10 और चाहिए, 5 और चाहिए, नो प्रॉब्लम, ले ले। आपको Su-57 चाहिए सर, मैं पूरा टेक्नोलॉजी देता हूं, ले लो। चाइना को तो नहीं बोलता वो। तो रशिया को ये भी दिखता है ये साला कुछ अगर बेवकूफी करा तो एटलीस्ट मेरे पास मेरा एक दोस्त तो होना चाहिए जो उसको चैलेंज कर सके, तो आपके थ्रू वो उसको चैलेंज करता है। तो कभी भी ये दो जो हम लोग बैठे हैं, अभी देखिए सर एक क्रॉस बना हुआ है, रशिया इंडिया यूएस चाइना, ये किसी को भी ऊपर आने नहीं देंगे, एक दूसरे तो पकड़ के रखेंगे, भैया तू नहीं जाएगा ऊपर, ठहर जा ठहर जा। तो चक्कर ये है कि ये एक दूसरे को गेज कर रहे हैं सर, ये देख रहे हैं कि भैया कितना है। और मैं इसको वापस 2020 पे लेके जाऊंगा, ये वही है जिस तरह से ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका में आया, देखो मैंने चाइना को लिटा दिया, और ये होगा, आप देखेंगे ये पूरा मीडिया में आएगा, ये सब कुछ होगा, क्योंकि उसको भी अपना मिड टर्म जीतना है। दोस्त वो देखो मैंने चाइना में ये कर दिया, मैंने ये देखो इतनी बड़ी डील लेके आया, मैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये वो सब कुछ करेगा वो। चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, देखो हमने अमेरिका को लिटा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। असल में दोनों ने किसी एक दूसरे को कुछ नहीं करा, थोड़ा बहुत एक दूसरे को डिस्काउंट दिया है, जो हर कोई देश करता है। अब ओमकार जी मुझे आपसे अगर कुछ चाहिए, मैं बोलूंगा ओमकार जी अच्छा यार मेरे को आपसे ये चाहिए, मैं आपके लिए ये करने को तैयार हूं। उससे पहले मैं सोचूंगा अगर मुझे ओमकार जी से ये चीज चाहिए
तो मैं कितना करने को तैयार हूं उनके लिए, और वो मैं प्लान करके जाऊंगा कि मैं आपको क्या क्या ऑफर कर सकता हूं। कि अगर मुझे ओमकार जी का वो बुक रैक चाहिए, जो पीछे आपका सफेद रंग का बुक रैक है, अगर मुझे वो आपसे लेना है तो मैं आपको उसके बदले में देने को क्या तैयार हूं? पैसे देने को तैयार हूं, एक नया बुक रैक देने को तैयार हूं, कुछ किताबें देने को तैयार हूं, एक नया कैमरा देने क्या, तो वो एक सोच के जाएंगे कि इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। सही है। तो ये उस तरह का गेम देखना पड़ेगा इसको, रादर देन थिंकिंग कि साहब ये पूरी तरह से भैया एकदम घुल मिल गए हैं, दोस्ती वोस्ती हो गई है, अब पूरी दुनिया पे राज करेंगे। वो नहीं होगा सर। ये बताइए, भारत के लिए कोई संदेश इन दोनों के मिलने का? सर सबसे बड़ा संदेश आपको तेल की दुनिया में दिखेगा। अमेरिका के पास एक एडवांटेज है यहां पर। अमेरिका का जो डेट है सर, $40 ट्रिलियन का जो डेट है, वो कौन से देश उसको वो करते हैं? आप देखिए, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, यूरोप में कुछ देश हैं। अमेरिका ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक क्राइसिस क्रिएट करके चाहता दो चीजें हैं। पहला, तेल का प्राइस ऊपर रहे, इतना ऊपर ना जाए कि घर में दर्द हो जाए, बट ऊपर रहे ताकि पैसे ज्यादा बने। और दूसरा कि साहब जितने भी देश हैं जो उसका जो डेट जिनके पास है, वो देश अमेरिका से तेल लेने शुरू करें। और अगर आप अमेरिकन मीडिया को देखेंगे, मेरे हिसाब से फॉक्स न्यूज या किसी ने रिपोर्ट करा कि भाई व्हाइट हाउस ने बोला है चाइना अमेरिका से तेल लेने को तैयार हो रखा है। जी जी, ठीक है। तो अमेरिका ये चाहता है कि उसका डॉलर, देखिए चाइना क्या बोलता था, डॉलर को निकाल के फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अमेरिका बोलता है ना भाई ये नहीं होगा, डॉलर हटेगा, हमको भी पता है हटेगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं उस बड़ी टेबल पे सिर्फ आप लोग बैठ के आराम से कर लोगे, मैं ये मानूंगा नहीं, मैं पूरी दुनिया उड़ा दूंगा, लेकिन मैं वो टेबल बनने नहीं दूंगा आपकी। अब उसके लिए वो 2 स्टेप आगे लेगा, 3 स्टेप आगे लेगा, 5 स्टेप आगे लेगा, फिर 2 स्टेप पीछे लेगा, वो सब करता रहेगा वो। और चाइना अगर अमेरिका से तेल लेना शुरू करता है, मतलब चाइना की भी एक वनरेबिलिटी है। ठीक है जी। तो यहां पर इस तेल लेने के चक्कर में चाइना अमेरिका के सामने एक स्टेटमेंट मारेगा कि साहब देखो ऐसा है, ईरान को तो भैया ठीक है आप जो बोलते हो हम मान लेते हैं, लेकिन आप ताइवान पे आप हमको कुछ नहीं बोल सकते, आप ताइवान इंडिपेंडेंस और ये सब चीजें मत करिए। तो अमेरिका हाँ हाँ कर देगा, लेकिन आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद अमेरिका ताइवान को कुछ देगा। ठीक है। तो ये सर गेम खेलेंगे एक दूसरे के साथ, कोई एक हार्ड कमिटमेंट नहीं देगा एक दूसरे को। ये गेम खेलेंगे जहां पर ये लोग आके एक जगह पे बोलेंगे कि साहब, कहीं ना कहीं शी जिनपिंग भी ट्रंप को कुछ अच्छी बातें बोलेगा कि देखो ट्रंप इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है। तो ये भी होगा सर, आप देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है, ये पागल हो गया क्या, अमेरिका को ग्रेट अगेन, इसने तो मार फूट दिया है पूरी जगह को, ये क्या बोल रहा है शी जिनपिंग। तो अमेरिका उसको, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहा है ताकि उससे 2 चीजें मिल जाए। यहां पर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी देखेंगे साहब, वो भी कुछ बड़ी बड़ी बातें करेगा जहां पर वो भी थोड़ा खुश हो जाए। तो ये गेम है सर, और दोनों एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की जगह पे, ताकि थोड़ा समय एक दूसरे को दे सकें कि यार लड़ना है लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में लड़ते हैं। तो एक काम कर, मैं तेरे को यहां 10% देता हूं, तू मुझे यहां 10% दे, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं अभी। लेकिन इस समय पर अमेरिका का थोड़ा सा अपर हैंड है इसके ऊपर। और नई दिल्ली में जो ब्रिक्स समिट हो रहा है विदेश मंत्रियों का, जिसकी मेन विषय ही ऊर्जा सुरक्षा है, इससे कोई रास्ता निकलने की उम्मीद? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री भी आए हुए हैं। सर अब देखिए, ईरान के विदेश मंत्री हैं, ईरान के विदेश मंत्री के साथ यहाँ पर यूएई के विदेश मंत्री भी हैं।
ठीक है, और ईरान और यूएई के बीच में झगड़े चल रहे हैं। इसके सीधा बाद अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं सीधा कहां पर क्या नाम है, यूएई जा रहे हैं। तो जो डिफरेंसेस हैं इसके अंदर निकलेगा क्या सर, एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर निकलने की कोशिश होगी। आप बोलोगे कि साहब यार अच्छा यार थोड़ा लड़ाई झड़ाई कम कर लो, यहां से थोड़े शिप्स जान दो, ईरान थोड़ा यार ये ब्रिक्स कंट्रीज के शिप्स को मत छेड़ना यार। ईरान भी हुआ चल ठीक है यार ब्रिक्स वालों को नहीं छेड़ता मैं। रात सुबह ही आपने न्यूज देखा कि भैया आपके शिप्स आने शुरू हो गए, लेकिन ईरान का जो कंट्रोल है अपनी फोर्सेस के ऊपर वो पूरा नहीं है सर। तो आपके शिप निकले तो सही, लेकिन एक के ऊपर अटैक भी हो गया। एक के ऊपर अटैक हुआ है, वो डूब गया है, उसके 11 क्रू मेंबर्स को किसी तरह बचाया गया। तो ये चक्कर है सर, ये चक्कर है, और ये रियलिटी है उस चक्कर की। एक बड़ा गंदा सिचुएशन है ईरान का। ईरान जिस तरह से बोलता है कि साहब हमारे पास पूरा कंट्रोल है। सबसे बड़ी चीज सर, यहां पर चाइना का ना होना बड़ा एक सिग्नल है। एनर्जी कॉन्फ्रेंस में जहां पर चाइना के पास एनर्जी प्रॉब्लम है, वो खुद नहीं आ रहा वहां पर, तो आप सोच लीजिए उसके बाद, और उसके ऊपर से वो स्टेटमेंट देता है कि मैं अमेरिका से एनर्जी लेने को तैयार हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो कार्ड उसने खेला है वो थोड़ा बहुत चल गया है। अब चाइना खेलेगा इसके साथ कार्ड, अभी तो हाँ कर देगा, लेकिन बाद में कुछ लफड़ा करेगा उसके साथ, वो कार्ड को उल्टा करने की कोशिश करेगा वो, और ये होगा सर, ये ऐसे चलेगा। यहां पर मेरे को जो लगता है सर, एक अमेरिका के अगेंस्ट तो नहीं, बट एक स्टेटमेंट जरूर दिया जाएगा यहां पर कि साहब ये जो चीजें चल रही हैं ये ठीक नहीं है, और ऐसे जो ग्लोबल कॉमन वाले एरियाज हैं इनको आप ये सब नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट अमेरिका के अगेंस्ट में भी जाएगा और ईरान के अगेंस्ट में भी जाएगा कि साहब ये जो बंद करने का चक्कर है ना, ये ठीक नहीं है। और ये जो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है कि कोई सीक्रेट यात्रा करके गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री यूएई की। सर देखिए, ईरान जब यूएई की पिटाई हो रही थी, ठीक है, तो यूएई ने बोला यार सारा भैंस क्या मेरे को क्यों मार रहा है इतना, तूने इजराइल को फोन करा, मैं भूत नहीं है तेरे लिए लड़ रहा हूं मैं यहाँ पर, सारे कुछ तो दे मेरे को, यहाँ पर मेरे पे ड्रोन मार रहा है, मेरी इकोनॉमी बैठ जाएगी यार, थोड़ा कुछ तो दे दे भाई। तो इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम यहां पर भेजा है, अपने कुछ ट्रूप्स भी भेजे हैं, ठीक है जी, और ट्रूप्स भी भेजे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रूप्स भेजने के बाद उन्होंने यहां पर आके एक बारी अश्योरेंस भी दी है। तो नेतन्याहू साहब आए, यहाँ पर मुलाकातें हुई होंगी, अच्छा यार ठीक है मैं संभालता हूँ, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ, आप थोड़ा लगे रहो, डटे रहो। अगर आप यहां पर देखें कि सऊदी अरेबिया ने भी हमले करे ईरान के ऊपर पेंट करके अपने जहाज के ऊपर, और यूएई ने भी हमले करे ईरान के ऊपर जब लड़ाई हो रही थी। और आप मीडिया में क्या देखते थे, सऊदी अरेबिया बोलता है अमेरिका से बिल्कुल नहीं, आप एकदम गलत काम कर रहे हैं, और हमारे एनालिस्ट यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ के शुरू हो जाओ, देखो सऊदी अरेबिया ने फेंक दिया बाहर अमेरिका को। कुछ नहीं है यार, वो सारा कुछ लड़ रहा है वहां पर। और ये मैं पहले मैं आपके साथ भी मैंने ये शो में बोला था कि यार देखो ऐसा है, ये सब बकवास है, मैं मानता नहीं ये सब चीजें, ठीक है, कि अमेरिका यहां से भाग जाएगा और ये होगा वो होगा, वो सब बकवास है। तो आप इसको अगर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डाल के देखें, ये आपको दिखेगा कि यार ये तो साला गेम ही उल्टा है, ये कहते कुछ और है करते कुछ और है, तो रियलिटी वो है सर। लेकिन कुछ गेम तो बड़ा चल रहा है, क्योंकि यूएई ओपेक से बाहर निकल गए, फिर ये खबर आती है कि नेतान्याहू गुपचुप होकर के गए, फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूएई। तो कुछ गेम तो बड़ा है जो पर्दे के पीछे है, जो शायद जल्दी सामने भी आएगा। देखिए सर, ओपेक का काम क्या था? ओपेक का काम था कि जो ऑयल का प्रोडक्शन था उसको थोड़ा रेगुलेट करना, कि भैया आप ना यार इससे ज्यादा नहीं करेंगे, सो दैट सबको थोड़ा प्राइस पूछ मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि अगर प्राइस उससे ज्यादा ऊपर जाता है तो फिर पैसे कम हो जाते हैं और धक्का पड़ता है सबको।
यूएई ने बोला यार साले मेरे पास तेल बचा है, मुझे पता है अगले 10-15 साल में तेल की वैसी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तुम मुझे बोलते हो बनाओ मत, मैं करूंगा क्या ऐसे यार? कैसे चलाऊंगा मैं इसको? ऊपर से यूएई बड़ा क्लोजली अलाइंड है अमेरिका के साथ। अमेरिका ये कभी नहीं चाहता था कि भाई मिडिल ईस्ट का जो एक पावर रहे, जो ओपेक की पावर थी, उसके अंदर ईरान भी था और रशिया भी था सर। तो वो कभी नहीं चाहता कि ये पूरी दुनिया की ऑयल मार्केट को कंट्रोल करे, तो उसको ये चाहिए था कि यार ये साले को नीचे गिराना है, तो उसने यूएई से गिरा दिया। अब मोदी जी जाएंगे, यूएई वाला बोलेगा मोदी जी ऐसा है यार, मैंने तो छोड़ तो दिया, मैं 3-3.5 मिलियन बैरल निकालता था, अब मैं 5.5-6 निकालूंगा सर, आप ले लो, कितना लोगे आप? 1-1.5 ले लो, 1-1.5 मैं चाइना को भेज दूंगा, 1-1.5 आप ले लो या 2 ले लो, तो आप जरा देख लेना। ठीक है, आपके पास इतनी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, आपके पास सब कुछ है, तो आप ले लोगे। वो फिर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म डील करने की कोशिश कर रहा है। वो बोलेगा सर आपको एलपीजी चाहिए, डोंट वरी सर, मैं देता हूं, सस्ते दाम पे दूंगा सर, बट ले जाओ आप, मेरे को गारंटी दो कि आप मेरे से यहां से ये चीजें खरीदोगे। तो उसको एक गारंटी चाहिए। और यूएई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अमेरिका के साथ जो सैंक्शन लगे थे आपके ऊपर, यूएई ने अपनी मार्केट यूज करके अमेरिका को बहुत सारी चीजें बेची थी जो आपकी थी, रीसेलिंग जिसको बोलते हैं। तो ये है सर, आप उसके साथ खेलोगे। आपको सोना चाहिए, यूएई के पास सोना है, आपको तेल और गैस चाहिए, यूएई के पास दोनों है। यूएई को एक प्रॉपर मार्केट चाहिए जो कांस्टेंट रहे कि भैया जो मेरे को छोड़ के मत जाना बस, तो उसको वो चाहिए, वो उसको मिल जाएगा वहां पर। तो एक कॉमन प्लेस पे आके ये लोग खड़े होंगे। प्लस सर, इजराइल, इंडिया और यूएई का जो फ्यूचर सिक्योरिटी पार्टनरशिप है अगेंस्ट पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया, ये अभी उभरेगा बाहर। इसके ऊपर आईमेक के ऊपर थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है। अडानी ने ऑलरेडी ग्रीस के अंदर पोर्ट्स और ये सब चीजों पे बात करनी शुरू कर दी है। चाहिए होगा तो एक और उसके ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं, पूरा आईमेक किस तरह से आगे जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत डेवलपमेंट हुई है सर। सही है आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो बीजिंग में बैठा करके डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग ने कहा कि साझेदार बनिए, पार्टनर बनिए, प्रतिद्वंदी मत बनिए। दुश्मनी पाल करके कोई ट्रेड में जीत नहीं पाया है आज तक। दूसरे ये भी कह दिया ट्रंप को कि ताइवान पर बक करना बंद करिए, ये रेड लाइन है हमारी। अगर दोनों देशों के संबंध ठीक रहने हैं तो आप ताइवान के बारे में इस तरह की बयानबाजी बंद करिए। तो बहुत सीधे सीधे शी जिनपिंग ने सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। वो हमेशा बोलता है, उसने जो बाइडेन को भी यही बोला था, बराक ओबामा को भी यही बोला था, ट्रंप को पहली बारी भी यही बोला था, दूसरी बारी भी यही बोला था। एक बारी टीवी के सामने कॉन्वर्सेशन हुई थी इनकी, वो इंटरकॉम, वो जो वीडियो कॉल हुई थी, उसमें भी बोला था उसने। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप भी उसको बोलेगा, अच्छा आप ये ईरान के साथ नहीं कर सकते, आप ईरान को बोलो न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। हाँ, ईरान का कोई मैटर। थैंक यू सो मच आदि जी, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।